हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करती है। बड़े लोग हमसे जो है वो ये बोलते हैं ना कि हमारे जो भी पूर्वज हैं बोलते हैं कि भाई आशावादी रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, और जिस प्रकार से आप सोचोगे आपकी मतलब आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ वैसे ही परिवर्तन जो है वो नजर आएंगे। तो आवश्यकता सिर्फ इसी चीज की होती है कि आपकी सोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, वो आशावादी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आशावादी सोच के सहारे ही आपको सफलता मिल जाए ये भी मुश्किल समझ में आता है। तो आशावादी सोच के साथ में मेहनत भी आपकी उसी आधार पर भी होनी चाहिए। देखिए, एक चीज याद रखिए कि आप अपनी सोच को, अपने विचारों को ऑप्टिमिस्टिक रखिए और ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ में मेहनत भी लगातार करते रहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार ये ठान लिया है कि नहीं, ये एग्जाम हमको निकालना है और ये एग्जाम हमारा निकलेगा, तो यकीन मानिए कि वो एग्जाम आपका निकलेगा जरूर। अगर आपने ये ठान लिया है कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो सच में आपसे नहीं हो पाएगा। तो जरूरत है आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की। और उसी चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। बस इतनी सी ही बात कि अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, अगर आपको लगता है कि एग्जाम नहीं निकलेगा, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप उस आधार पर फिर मेहनत ही नहीं करेंगे ना। और अगर आपको लगता है कि सर ये एग्जाम हमारा जरूर निकलेगा, तो एग्जाम को निकलने के लिए ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा तो आवश्यक है ही साथ वहां पर जरूरत है उस विचारधारा के साथ में आपकी वैसी ही मेहनत की। बस लगे रहिए इसी एटीट्यूड के साथ में और एग्जाम आपका एक दिन जरूर निकलेगा। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है और वो किस देश से संबंधित है ना, किस देश के वैगनर प्रमुख का निधन हुआ है। तो याद रखिए कि वो कहां से संबंधित है, वो रसिया से संबंधित है, वो रूस से संबंधित है। क्लियर। रसिया की अगर हम बात करें तो जब भारत की हम बात करते हैं, और अभी भारत ने कीर्तिमान हासिल किया है मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 के द्वारा, और चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके कीर्तिमान हासिल कर लिया। इस चीज को करने के लिए अगर हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया ने भी अपना एक मिशन मून जो है वो लॉन्च किया था और उसका नाम था लूना 25। और लूना 25 जो है वो अपने आखिरी चरण पर वहां पर फेल हो जाता है। बात समझ में आती है। चलिए, कुछ और चीजें हम रसिया के बारे में देखें तो रसिया ने अभी कुछ टाइम पहले ही लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने रूस के स्बर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया जाएगा। और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, उसको आप देखिए, वहां पर आपको चीजें मिलेंगी। आइए देखें, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है। तो बोल रहा है कि वेयर हैज द आईसीसी अनवील्ड द मेल एंड फीमेल मॉस्कोट्स फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी ने कहां पर क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए पुरुष और महिला शुभंकर का अनावरण किया है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर पुरुष और महिला शुभंकर का अनावरण की बात आती है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो याद रखिए वो कहां पर किया गया है, वो किया गया है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में इस अनावरण को किया किसने, किसने अनवील्ड किया है इस शुभंकर को। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो चैंपियन थे, जो कैप्टन थे, जिनका नाम था यश ढुल और शेफाली वर्मा, इन दोनों के माध्यम से क्या किया गया है, गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में इसका अनावरण किया गया है। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर आईसीसी जो है, अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके बारे में अगर थोड़ा देखें तो उसके बारे में देख लेते हैं। आईसीसी की बात करते हैं तो 15 जून 1909 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात करें तो इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर देखें 15 जून 1909। ठीक है। तो अगर आपसे इसकी स्थापना पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर की बात आती है कि सर आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि सर
1999 से लेकर अगर हम बात करें 2005 तक, उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर से लेकर 2005 तक की हम बात करते हैं, तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? लंदन में था। और अगर हम बात करते हैं 2005 से, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है दुबई में, राइट। तो इसमें आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ऑन विच डे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? समाज में सीनियर सिटीजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई। और ये जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। सीनियर सिटीजन के बारे में अगर हम देखें तो हाल ही में कोर्ट का एक निर्णय आया है सीनियर सिटीजन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए वो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी और उनके बच्चे जो है वो उनकी सही से केयर नहीं करते हैं, सही से उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो अगर वो बुजुर्ग दंपत्ति चाहे या अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति चाहे, पेरेंट्स चाहे, तो वो अपनी संपत्ति को बच्चों के पास से वापस भी ले सकते हैं। तो कोर्ट का ये अहम फैसला है ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके, क्योंकि आज अगर हम देखें तो लोगों में कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर एक चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं और वैल्यूज जो है वो थोड़े कम हो गए हैं। तो फिलहाल अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सीनियर सिटीजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। कुछ फेमस और दिवस की हम बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे की अगर हम बात करते हैं तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे की अगर बात करते हैं तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जयंती पर और इसे मनाते हैं सरोजनी नायडू के जयंती पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोनों में डिफरेंस, राइट, कि नेशनल और इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो कब मनाए जाएंगे और नेशनल और इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बोल रहा है कि किस भारतीय रेसलर ने पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उनका नाम है मोहित कुमार। और मोहित कुमार ने हाल ही में ये कीर्तिमान जो है वो हासिल किया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जरूरी चीजें। मोहित कुमार जो है वो फ्री स्टाइल 61 kg में गोल्ड जीते हैं अभी, है ना। दूसरा अगर देखें सागर जगलन की अगर हम बात करते हैं तो 79 kg में इन्होंने सिल्वर जीता है। जयदीप की अगर हम बात करते हैं तो 74 kg में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। दीपक चहल की अगर हम बात करते हैं तो 97 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और रजत रुहाल की बात करते हैं तो 125 kg में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो ये आपको इतनी चीजें अभी फिलहाल पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाउ मेनी इंडियन यूथ हैव बीन ऑनर्ड विद द 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। देखिए यंग इको हीरो अवार्ड ये क्यों दिया जाता है मैं आपको अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ। फिलहाल इसके आंसर की हम बात करें, कितने भारतीय युवाओं को 2023 इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड जो है, यंग इको हीरो अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो याद रखिए कितनों को दिया गया है, वो 5 को दिया गया है। कौन कौन? ईहा दीक्षित, मान्या हर्षा, निर्वन सोमई, कर्नो रस्तोगी और मन्नत कौर। ये 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो सम्मानित किया गया, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात आती है सर क्यों? तो ये इसलिए दिया जाता है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड कार्यक्रम 8 से 16 वर्ष की आयु के उन बच्चों को, किशोरों को मान्यता देता है जो प्रोत्साहित करता है किसके लिए? सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में जिन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे बच्चे जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय जो भी हैं,
पर्यावरण संरक्षण से लेकर बायोडाइवर्सिटी से लेकर जितनी भी चीजें हैं उन क्षेत्रों में जिन बच्चों ने अलग अलग प्रकार से अपने प्रयास किए हैं उन बच्चों को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगर हम बात करते हैं तो ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और कितने बच्चों को प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है फिलहाल 5। 8 से लेकर और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स इन द कंट्री हैज क्रॉस्ड हाउ मेनी करोड्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देश में जनधन खातों की कुल संख्या कितने करोड़ से अधिक हो गई है, तो याद रखिएगा कि वो 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जनधन खाते हैं क्या? तो भारत सरकार ने 2014 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जनधन अकाउंट या जनधन खाता कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की थी। अब ये जनधन खाता कार्यक्रम लाया क्यों गया था? तो देखिए कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसका मतलब होता है वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था के साथ में जोड़ा जाए। अब यहां पर समस्या पहले क्या आ रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बैंकिंग सिस्टम के साथ में इसलिए नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि या तो उनके पास में प्रॉपर पेपर नहीं हुआ करते थे। दूसरी समस्या यहां पर यह आती थी बैंकिंग व्यवस्था के साथ में इसलिए नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि एक चीज ये देखने को मिल रहा था कि वहां पर उनके पास मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो मिनिमम अमाउंट जो है वो नहीं होता था। तो ये एक समस्या थी। तो भारत सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसको जनधन खाता बोला, और उसने ये जनधन अकाउंट जो है वो नो फ्रिल अकाउंट के तौर पर लाया, मतलब जीरो बेस अकाउंट जो है उसके तौर पर लाया। और जब जीरो बेस अकाउंट आया और सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ये अकाउंट ओपन होने लगा तो देश के प्रत्येक नागरिक जिनके पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था वो इस बैंक खाते को खोलने के लिए तत्पर होते नजर आए और लगातार लोगों ने जनधन अकाउंट जो है वो ओपन किया। इसमें एक और खासियत यह है कि जब हम जनधन अकाउंट की बात करते हैं तो जनधन खाते में सरकार के द्वारा 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी प्रदान की जाती है। बात समझ में आ रही है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने में ये एक अहम कदम के तौर पर देखा जाता है, और जिस आधार पर जितने नंबर में इसमें अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है वो अपने आप में एक कीर्तिमान ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि देश में जनधन खातों की कुल संख्या जो है वो 50 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें 56% खाते जो है वो महिलाओं से संबंधित है। इसमें लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और इन खातों में करीब 34 करोड़ रुपए कार्ड मुक्त में जारी किए गए हैं। तो इस तरीके की और भी चीजें जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है कि विच इंडियन नेवी सबमरीन हैज सेट द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट डेवलपमेंट अमंग स्कॉर्पियन सबमरीन। किस भारतीय नौसेना पनडुब्बी ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी में सबसे लंबे समय तक तैनात रहने का रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है? और ये रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पर है? वो आईएनएस वागिर के नाम पर है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे ये पूछे कि सबसे लंबे समय तक जिसने अपनी सेवा जो है तैनात रहते हुए प्रदान की है वो कौन सी सबमरीन है? वो आईएनएस वागिर है। ठीक है, आईएनएस वागिर ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बीच सबसे लंबी तैनाती का रिकॉर्ड जो है वो बनाया, क्योंकि इसने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में 7,000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी जो है वो तय की है। आईएनएस वागिर के साथ समुद्री गश्ती विमान P-8I भी गया है। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स 23 में भाग लेने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके की ये भी चीजें भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के समूह में आईएनएस वागिर 5वें स्थान पर आता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर सबसे लंबे समय तक तैनात रहने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो बनाया है आईएनएस वागिर ने। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कहां पर स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा लागू करने वाला
नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और वो कहाँ का बन गया है? तो वो बन गया है गुवाहाटी का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गुवाहाटी में डीजी यात्रा प्रदान करने वाला, सुविधा लागू करने वाला गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो डीजी यात्रा प्रदान करेगा। अब डीजी यात्रा के तहत लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। किस प्रकार की? तो आइए देख लीजिए। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर आप याद रखें। हवाई अड्डा को आधुनिक बनाने और हवाई अड्डे की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लक्ष्य के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग में से डीजी यात्रा पहल शुरू की गई है। डीजी यात्रा पहल यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए चेहरे की पहचान तकनीकी का उपयोग करती, चेहरे की पहचान का उपयोग करके यात्री एक तेज और कुशल चेक इन प्रक्रिया का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनका समग्र यात्रा अनुभव जो है वो बढ़ जाएगा। तो एयरपोर्ट पर लगातार आप देखेंगे तो वहां पर फैसिलिटी में इंक्रीमेंट होगा और लगातार अलग अलग एयरपोर्ट्स जो हैं वो डीजी यात्रा के तहत और ज्यादा फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट का ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट जो है वो गुवाहाटी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट डिसोलिनेशन प्लांट हैज बीन लेड। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? ये क्वेश्चन जो है इससे संबंधित चीजें मैंने आपको पहले एक बार बताई हुई थी, ठीक है। और ये चीजें जो है वो अभी अभी न्यूज में फिर से आया था, इसलिए यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और वो कौन से राज्य में? तो वो तमिलनाडु में ऐसा किया गया है। अब तमिलनाडु के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो तमिलनाडु के बारे में आपने ये पढ़ा है ना कि तमिलनाडु को आप किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का मंदिरों का शहर या मंदिरों की जगह जो है वो क्या कहलाती है? वो तमिलनाडु कहलाती है। पानी की कमी के संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक अत्याधुनिक अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है वो समर्थित 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाला अलवड़ीकरण संयंत्र दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा संयंत्र है। और तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। दिसंबर 2026 तक इसके पूरा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंडिया एंड आसियान हैव एग्रीड टू रिव्यू देयर ट्रेड पैक्ट बाय विच ईयर टू एड्रेस द ट्रेड इम्बैलेंस। भारत और आसियान व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए किस वर्ष तक अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं? तो वो सहमत हुए हैं 2025 तक। अब देखिए यहां पर एक नाम आ रहा है आसियान, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए कि ये होता क्या है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई है कि सर भारत और आसियान व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए जो समझौता कर रहे हैं वो कब तक की समीक्षा करने पर वो सहमत हो गए हैं? तो वो 2025 तक की समीक्षा करने के लिए वो सहमत हो गए। अब बात आती है आसियान की। तो आसियान के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई है और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 10 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ
जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसके अगर एम की बात करते हैं कि इसका एम क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और रीजनल पीस। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि सर आसियान का एम क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और रीजनल पीस जो है वो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखा जाता है। ठीक है। भारत और आसियान व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए 2025 तक अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए भारत आसियान के साथ में अपने पुराने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करेगा। देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब मत समझिएगा कि दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। बल्कि इसका ये मतलब होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो उन देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो टैक्स लिए जाएंगे वो जानबूझकर उन टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम से आपको ये आइडिया जरूर लग रहा होगा कि टैक्स लगेगा ही नहीं, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है और समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2025 तक आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा पूरी होने की उम्मीद है। बात समझ में आ रही है? भारत का निर्यात से ज्यादा आयात बढ़ा है, ठीक है, और ये समस्या है, और इसी के कारण से अगर हम बात करते हैं तो डेफिसिट होता है। और कौन सा, तो अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में फिर ट्रेड डेफिसिट होता है अगर आपका एक्सपोर्ट जो है वो आपके इंपोर्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, निर्यात से ज्यादा आयात में वृद्धि हुई है। तो आपका इंपोर्ट ज्यादा है, आपका एक्सपोर्ट कम है, तो आप ट्रेड डेफिसिट में होंगे, जायज सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हेन एंड हाउ लॉन्ग इज द वर्ल्ड वाटर वीक 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है 20 से लेकर 24 अगस्त तक। ठीक, तो वो कब से कब तक किया गया है? तो वो 20 से लेकर 24 अगस्त तक किया गया है। तो विश्व जल सप्ताह एक वैश्विक कार्यक्रम है। 1991 से हर साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और 20 से 24 अगस्त तक वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर में आयोजित किया जाएगा। विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है, 1991 से हर साल आयोजित हो रहा है। 2023 की थीम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आपको ये याद रखना है कि 2023 की थीम जो है वो क्या है, तो वो है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द वाटर वाइज वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाएगा। वीक कब से है, तो 20 से 24 अगस्त तक है। और इस साल थीम क्या थी इस वीक की, तो इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर वाटर वाइज वर्ल्ड इसकी थीम थी। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये बोल रहा है कि किसने वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ के रूप में पहला स्थान हासिल किया है? हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन एज हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-22-23। तो ये आसान है बहुत ज्यादा और अभी न्यूज में भी है, तो इसलिए आप इसको ढूंढिए और मुझे बताइए। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू।